हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि माइनिंग मेट के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया है। लेकिन जैसे आप लोग देखते हैं कि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कोई भी लेवल का क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा था, यानी कि वो सेकंड क्लास के लिए या फर्स्ट क्लास के लिए या फोरमैन के लिए ऐसे हम बोल नहीं सकते। कोई भी क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है, लेकिन बनाते वक्त लेवल ऑफ क्वेश्चन जो क्वेश्चन का किस लेवल में पूछ सकते हैं उसमें ध्यान रखते हुए जनरली ये माइनिंग मेट लेवल का क्वेश्चन है। फिर भी कोई भी एग्ज़ाम एस्पिरेंट इस वीडियो को देख सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए नोटिफाइड डिजीज, यानी कि हमारा जो जितना नोटिफाइड डिजीजेस है इनमें से कौन सा डिजीज एक नोटिफाइड डिजीजेस नहीं है। तो ऑप्शंस क्या क्या है? एस्बेस्टोसिस, NIHL, सिडेरोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग, नर्वस टाइप। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिडेरोसिस। सिडेरोसिस एक नोटिफाइड डिजीजेस नहीं है। तो दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो नोटिफाइड डिजीजेस है इन टोटल में 8 है, तो वो 8 को आपको याद रखना पड़ेगा ताकि इसी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आए आप उसको आराम से चूज कर सकते हैं कि वो 8 को छोड़ के जो भी बच जाएगा ऑप्शन में वो एक नोटिफाइड डिजीज नहीं है। तो 8 क्या क्या है? सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, लंग कैंसर और NIHL मतलब नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस ये लास्ट जो 10th नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बाद जुड़ा हुआ है, जो 3 है वो तीनों में से एक है। बाकी क्या क्या है? कॉन्टैक्ट डर्माटिटिज ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स, यानी कि जो लोग लैबोरेटरी वगैरह में काम करते हैं वो लोग अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए कोई भी केमिकल का, तो ये कॉन्टैक्ट डर्माटिटिज होता है। और एक है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, यानी कि रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के वजह से जो पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है वो भी एक नोटिफाइड डिजीजेस है। और बाकी एक है मैंगनीज पॉइजनिंग, नर्वस टाइप। तो पहले जो 5 था वो था सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग, नर्वस टाइप, एस्बेस्टोसिस और लंग कैंसर, जिसको मेसोथीलियोमास भी बोला जाता है। ये पहले 5 था और बाद में जो सेफ्टी कॉन्फ्रेंस के बाद जो 3 ठो ऐड हुआ है वो है NIHL, यानी कि नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, कॉन्टैक्ट डर्माटिटिज ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स, और जो तीसरा है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो ये 8 है नोटिफाइड डिजीजेस। तो ये जो ऑप्शन में सिडेरोसिस, तो ये एक नोटिफाइड डिजीज नहीं है। तो जो 5 तो पहले था, बाद में 3 ऐड हुआ, लेकिन उसमें भी 5 तो सजेस्ट किया गया था, 3 को एक्सेप्ट किया गया, 2 को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो 2 रिजेक्ट कर दिया गया उसमें से एक था ये सिडेरोसिस और बाकी एक है बेरिलियोसिस। ये दोनों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो ठीक है, आप लोग सबको पता चल गया कि जो 8 नोटिफाइड डिजीजेस क्या क्या है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ: सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग, नर्वस टाइप, एस्बेस्टोसिस और एक है लंग कैंसर, जो को मेसोथीलियोमास भी जिसको बोलते हैं। ये था पहले 5, और बाकी जो 3 बाद में ऐड हुआ वो है नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, जिसको NIHL में शॉर्ट में बोलते हैं, और दूसरा है कॉन्टैक्ट डर्माटिटिज ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ केमिकल्स, और तीसरा है पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैलिडिटी ऑफ मैनेजर परमिट इज डैश,
यानी कि जो मैनेजर परमिट दिया जाता है उसका वैलिडिटी कितना रहता है। ऑप्शंस क्या क्या है, 30 डेज, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 डेज। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि 12 मंथ्स। तो मैनेजर परमिट का वैलिडिटी 12 मंथ रहता है। एक्चुअली मैनेजर परमिट होता क्या है दोस्तों, आप लोग रेगुलेशन 34 में पढ़े होंगे कि जो मैनेजर, एक माइंस का मैनेजर का क्वालिफिकेशन क्या होता है। माइंस उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि ओपन कास्ट माइंस में अगर 400 से ज़्यादा आदमी है, टोटल मैन पावर, माइंस का मैन पावर अगर 400 से ज़्यादा है तो उस केस में मैनेजर का जो क्वालिफिकेशन मिनिमम फर्स्ट क्लास होना कंपलसरी है। उसी तरह अगर माइंस का जो मैन पावर 150 से लेकर 400 के अंदर है, यानी कि 150 से ज़्यादा लेकिन 400 से कम, इस केस में मैनेजर का क्वालिफिकेशन सेकेंड क्लास या फर्स्ट क्लास होने से भी चलेगा। लेकिन अगर एक माइंस का मैन पावर 150 से कम है, यानी कि लेस देन 150 है, उस केस में एक फोरमैन क्वालिफिकेशन रखा हुआ आदमी को भी माइंस का मैनेजर हम बना सकते हैं। तो उस जो माइंस मैनेजर, माइन फोरमैन सर्टिफिकेट जिसका है, उसको अगर हम फोरमैन माइंस मैनेजर बना रहे हैं क्योंकि माइंस का मैन पावर 150 से कम है, उसको बोलते हैं मैनेजर परमिट, जिसका वैलिडिटी रहता है 12 मंथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एनुअल रिटर्न इन फॉर्म 3 आज पर MMR 1961 इज सेंट टू डैश। जो एनुअल रिटर्न जो हम भरते हैं, कब भरते हैं? 20 फरवरी से पहले। हर साल 20 फरवरी से पहले DGMS को हम लोग फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न भरते हैं। तो वो किसको भेजा जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या क्या है? CIM ओनली, CIM एंड DM, DM यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तीसरा है CIM एंड RIM, चौथा है CIM, RIM और DM। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दोस्तों ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है रेगुलेशन 5 का। एनुअल रिटर्न हम लोग भेजते हैं CIM और DM को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज पर प्रोविजन लेट डाउन इन MMR 1961 ऑल सरफेस स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट्स within a horizontal distance of dash meter from entrance to the mine shall be of incombustible material। यानी कि जो 1961 का प्रोविज़न के हिसाब से एक माइंस का एंट्री पॉइंट से कितना डिस्टेंस के अंदर जितना भी सरफेस स्ट्रक्चर है और सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है वो इनकम्बस्टिबल होना चाहिए। इनकम्बस्टिबल मतलब जिसमें आग नहीं लग सकता है, तो उस टाइप का मटेरियल से बना होना चाहिए। यानी कि वुड का नहीं होना चाहिए, वुड या उसी टाइप का मटेरियल जिसमें कि इजीली आग लग सकता है, उस चीज़ का मटेरियल नहीं होना चाहिए। ये प्रोविज़न MMR में है, प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर में। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 15 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 10 मीटर। माइन का जो एंट्रेंस पॉइंट से 10 मीटर एरिया के जितना भी सरफेस स्ट्रक्चर है, सपोर्ट सिस्टम है, वो सब इनकम्बस्टिबल मटेरियल होना चाहिए। ये प्रोविज़न MMR में कहाँ पे है? प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। where wet bulb temperature exceeds dash degree Celsius, quantity of drinking water in mine should be at the scale of 3 लीटर पर पर्सन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग जैसे पढ़े हैं माइन रूल में कि जो क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी जो माइंस में हम प्रोवाइड करेंगे उसका स्केल क्या होगा? 2 लीटर पर पर्सन। यानी कि हर आदमी को 2 लीटर के हिसाब से अवेलेबिलिटी हमको करवाना पड़ेगा। जैसे हर आदमी, जितना भी आदमी काम कर रहे हैं, मिनिमम 2 लीटर अवेलेबल होना चाहिए थ्रू आउट द शिफ्ट। पूरा शिफ्ट में हर आदमी के हिसाब से 2 लीटर पानी रहेगा। लेकिन बाद में सर्कुलर में एक चीज़ आया है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए कि अगर एक एरिया का, जिस एरिया में वो माइंस है, उस एरिया का
वेट बल्ब टेम्परेचर कितना डिग्री से ज़्यादा होने से ये जो 2 लीटर पर पर्सन बढ़ के 3 लीटर पर पर्सन करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना डिग्री से ज़्यादा होने से। तो इसका सही आंसर क्या है? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री। इसका सही आंसर है 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में है। अगर एक एरिया का वेट बल्ब टेम्परेचर, जिस एरिया में वो माइन प्रेजेंट है, उसका वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 30 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उस केस में जो स्केल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर 2 लीटर पर पर्सन नहीं होके वो होगा 3 लीटर पर पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As per provisions laid down in MMR 1961, no persons shall light a fire or permit a fire to be lighted on the surface within a distance of dash meter from any entrance to a mine। यानी कि ये बोल रहा है कि MMR में जो प्रोविज़न दिया गया है, कोई भी आदमी माइंस का एंट्री पॉइंट से कितना डिस्टेंस के अंदर ना खुद आग लगाएगा ना किसी दूसरे को आग लगाने को परमिशन देगा। तो कितना डिस्टेंस है ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या क्या है? 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी प्रिकॉशन अगेंस्ट फायर का क्वेश्चन है, जो कि MMR में प्रोविजन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 मीटर। यानी कि माइंस का जो एंट्री पॉइंट है उस पॉइंट से लेके 15 मीटर एरिया तक ना कोई आदमी खुद कोई फायर आग लगाएगा ना दूसरा किसी को लगाने का परमिशन देगा। यह है इसका सही आंसर, 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल हॉल रोड ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज डैश। यानी कि हॉल रोड का जो ग्रेडियंट है उसको अगर डिग्री में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट कितना है डिग्री में? ऑप्शन 4.472, 3.576, 5.472, 2.576। तो दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले आप लोग जानते होंगे कि मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट इन माइन हॉल रोड इज 1/16। यानी कि 1/16 से ज़्यादा ग्रेडियंट माइंस में हॉल रोड का केस में नहीं होगा। तो इसको अगर डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1/16 का मतलब आप जानते होंगे, मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप समझ जाएंगे। 1/16 का मतलब होता है कि अगर इस पॉइंट से 16 मीटर लेंथ जाने के बाद 1 मीटर हाइट बढ़ेगा, ये हो गया 1/16। यानी कि जो ग्रेडियंट होगा उस होल रोड का जो डाउन पॉइंट से, सबसे नीचे वाला पॉइंट से 16 मीटर डिस्टेंस के बाद उसका हाइट बढ़ेगा हॉल रोड का 1 मीटर। तो ये हो गया 1/16। तो ये tan थीटा में है, क्योंकि ये एक 90 डिग्री एंगल रखता हुआ ये त्रिभुज है, ट्रायंगल है। तो इसमें जो पिथागोरस थ्योरम अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो इसमें थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। ये थीटा का वैल्यू इसमें कैसे निकालेंगे? P बाय ये क्या दिया है, P दिया है, B दिया है, ठीक है, और ये है हाइपोटेन्यूज H, PBH। तो पिथागोरस थ्योरम आप जानते हैं। तो इसमें जो थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमको tan इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो tan इन्वर्स 1/16 होगा। tan इन्वर्स 1/16 अगर करेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा 3.576। तो यानी कि ये बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 1/16। तो थीटा कितना होगा? tan इन्वर्स 1/16। tan इन्वर्स 1/16 अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके इसको निकालेंगे तो इसका रिजल्ट मिलेगा 3.576, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3.576। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Where 3005 persons are ordinarily employed, total number of workmen inspector in a mine should be dash। अगर एक माइंस में 3500 आदमी काम कर रहे हैं तो उस माइंस में कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5। कैसे होगा? अब 5 कैसे होगा? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि 500 आदमी रहने से
3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रहना कंपलसरी है। कैसे 3? एक मैकेनिकल का, एक माइनिंग का, एक इलेक्ट्रिकल का। तो 500 आदमी से अगर एक माइंस का मैन पावर 500 या उससे ज़्यादा होता है तो उसमें वर्कमैन इंस्पेक्टर रहने का प्रोविज़न है, जो कि तीनों डिसिप्लिन में एक एक रहते हैं। मैकेनिकल का एक, माइनिंग का एक, इलेक्ट्रिकल का एक। लेकिन अगर 1500 एक्सीड करता है तो हर 1000 में एक एडिशनल माइनिंग वर्कमैन इंस्पेक्टर रहेगा। तो 1500 एक्सीड करने का मतलब है कितना? 1501। जब 1501 हो जाएगा तो एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग का रहेगा। तो अगर 1501 हो जाएगा तो एक नया वर्कमैन इंस्पेक्टर जो कि माइनिंग डिसिप्लिन का रहेगा। तो पे 500 में 3 थे, 1501 में और एक एडिशनल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 1000 यानी कि 2501 में हो जाएगा 5, क्योंकि हर 1000 में एक एडिशनल होता जाएगा। उसी तरह 3501 होगा तो कितना होगा? 6 होगा 3501 होने से। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 3500 आदमी काम कर रहे हैं, क्योंकि 3500 आदमी का काम कर रहे हैं तो इसमें 5 रहेंगे। जब 3501 हो जाएगा तब 6 हो जाएगा, क्योंकि 3501 हुआ नहीं है, 3500 ही है, तो इसमें रहेंगे 5। तो आप लोग इसी तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदाउट अप्रोप्रिएट ईयर प्रोटेक्शन ए वर्कर शैल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन एन एरिया वेयर साउंड लेवल एक्सीड्स। जहाँ साउंड लेवल कितना डीबी से एक्सीड होने से विदाउट अप्रोप्रिएट ईयर प्रोटेक्शन, यानी कि ईयर प्लग, ईयर मफ ये सब नहीं लगा के कोई भी आदमी को उस एरिया के अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 115, जो कि ऑप्शन बी में है, 115 dB। तो जो इस रिलेटेड और भी क्या क्वेश्चन हो सकता है? वार्निंग लिमिट, जो साउंड का वार्निंग लिमिट है वो 85 dB है। जैसे आप लोग क्रिकेट अगर देख रहे होंगे, क्रिकेट में जैसे धोनी, जब IPL के टाइम में धोनी एंटर होते हैं या फिर धोनी छक्का मारते हैं तो बगल में टीवी के स्क्रीन के ऊपर कितना साउंड लेवल है वो दिखाता है। वो 120, 122 इस टाइप का जाता है, ठीक है। वो बहुत ही हाई नॉइज होता है, क्योंकि पूरा स्टेडियम में इतना सारा आदमी शोर मचाते रहते हैं, इसलिए साउंड लेवल बढ़ता है, 120, 122, 123 तक भी चला जाता है। तो वो होता है साउंड का नॉइज लेवल। तो हमारा माइनिंग के हिसाब से 85 dB अगर है वो है वार्निंग लिमिट। अगर 90 dB हो गया वो हो गया डेंजर लिमिट। और 115 dB होने के बाद विदाउट ईयर प्रोटेक्शन कोई भी एरिया के अंदर किसी को अलाउ नहीं करेगा, नहीं तो उसका कान खराब हो जाएगा। तो सोचिए उस स्टेडियम में, क्रिकेट स्टेडियम में जब धोनी आते हैं या फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े प्लेयर हमारा इंडिया का जब खेल दिखाते हैं तो कितना साउंड होता है। टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाता है कितना dB, 119, 120, 121 इस टाइप का दिखाते हैं, यानी कि कितना शोर मचता होगा। जो लोग बाउंड्री के पास फील्डिंग कर रहते होते वो लोग कान बंद करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि नहीं तो कान खराब हो जाएगा। तो यही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 115 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन व्हिच ब्लास्टिंग टेक्निक इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इन ए बोरहोल, यानी कि किस ब्लास्टिंग टेक्निक में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ट्रांसफ़र करता है बोरहोल में। ऑप्शंस क्या क्या है? सॉलिड ब्लास्टिंग, एयर डेकिंग, SME, प्लाज्मा ब्लास्टिंग। इसका सही आंसर है प्लाज्मा ब्लास्टिंग। प्लाज्मा ब्लास्टिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इनसाइड द बोरहोल। तो दोस्तों ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का वीडियो का। इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़रूर आपका फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सके और एग्ज़ाम में इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा।